नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास ये पुस्तक आई है चक्षु प्रकाशन की, काफी अच्छी पुस्तक है। जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी सिलेबस है, पूरा का पूरा इसमें सिलेबस कवर किया गया है। उसमें इस पुस्तक में पुराना सॉल्व पेपर भी है और इस पुस्तक में प्रैक्टिस सेट भी है। चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक है और चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें बेस्ट बुक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो पुराना पेपर 18 का, 17 का, 10 का पूरा दिया हुआ है और नीचे प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। इस पुस्तक की एक खासियत और भी है कि इस पुस्तक में जो प्रश्नों की व्याख्या दी गई है वो काफी अच्छी तरीके से और विस्तृत है। इस पुस्तक में 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है और 10 प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक को ले सकते हैं। और शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। युवा मंच संयोजक राजेश सचान को नहीं मिली जमानत। उत्तर प्रदेश सरकार जहां पर अपने पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, वहीं पर राजेश सचान जो युवा मंच के संयोजक हैं उनके पीछे पड़ गई। ये लिखा, क्लीन मिला राजेश का मोबाइल फोन, पुलिस इकट्ठा कराएगी डाटा। 18 सेकेंड की एक और वीडियो आया सामने। असल में राजेश सचान का इस हिंसक आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और ना ही पुलिस के बारे में पुलिस के पास इसके बारे में कोई साक्ष्य है। कल जब वहां पर बहस हो रही थी, कल जब जमानत के लिए जब याचिका डाली गई थी तो वहां पर एक गूगल मीट के बारे में चर्चा की गई है कि 25 तारीख को 12 बजे से एक गूगल मीट होना था। तो गूगल मीट में क्या बातें हुई हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बातें हुई हैं, इसके बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं है और ना ही हिंसा के बारे में कोई चर्चा हुई थी। उस गूगल मीट में कहीं भी कोई भी हिंसक चर्चा की ही नहीं जाती है। युवा मंच के जितने भी आंदोलन होते हैं वो शांति प्रिय आंदोलन होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पुलिस की गिरफ्त में आए युवा मंच के कोऑर्डिनेटर राजेश सचान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जेल भेजने के दौरान पुलिस को उसके पास से जो मोबाइल फोन मिला है उसमें कोई भी डाटा या चैट नहीं था। पुलिस मान रही है कि उसने सभी चैट और डाटा को डिलीट कर दिया है। इसके लिए उसके फोन को अब जल्द ही FSL के लिए भेजा जाएगा। पुलिस का मानना है कि छात्रों को भड़काने और बवाल करने के लिए उसकी अहम भूमिका है। उसके फोन वाराणसी या फिर लखनऊ फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा जहां पर डिलीट किए गए सभी चैट और डाटा को रिकवर कराया जाएगा। तो कुछ भी कर ले, कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। राजेश सचान के बारे में बताया गया, मैंने भी कल बताया था कि MNNIT के छात्र रहे हैं। उसके बाद में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया। और जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजेश को उपद्रव के आरोप में पहले भी 4 बार जेल भेजा जा चुका है। आप सभी को पता है कि युवा मंच ने केवल और केवल छात्रों की बात उठाई है और उसकी वजह से ही राजेश सचान को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बहुत सारे संगठनों ने युवा मंच का सपोर्ट किया है। लिखा, मानवाधिकार आयोग को लिखा है पत्र, कहा कि मांगेंगे पुलिस बर्बरता का वीडियो उपलब्ध करा देंगे। पुलिस ने बहुत ज्यादा बर्बरता की थी प्रयागराज में और युवा मंच के समर्थन में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति भी उतर आई है। संगठन के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि को लेटर भेज करके निष्पक्ष जांच की मांग भी की है और उन्होंने इसे ट्वीट भी किया है। उन्होंने SSP प्रयागराज के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की भी बात की। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, क्योंकि जब प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से छात्र मुंडन संस्कार करा रहे थे तब भी नाई को और बहुत सारे छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। ये योगी सरकार पता नहीं करना क्या चाहती है, खुद ही अपनी मिट्टी पलीत करवा रही है। हालांकि राजेश सचान पर बहुत सारी धाराएं लगा दी गई हैं, अभी उनकी जमानत नहीं हुई है, 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो वहीं पर पुलिस की बर्बरता को लेकर के काफी कुछ सूचनाएं हैं, आप लोगों को सब पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। वह चीखता रहा, लाठियां बरसती रही, सर जी क्यों मार रहे हैं मुझे, मैंने क्या गुनाह किया, प्लीज मत मारिए, मर जाऊंगा, बता दो दीजिए मेरी गलती क्या। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मेरे बहुत सारे वीडियोस का मोनेटाइजेशन बंद हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं। और लिखा है कि लौट जा रहा यहीं से और दूध लेने भी नहीं जाऊंगा। अब बलिया की घोसी का रजनीश भारती चीखते हुए अपनी बात कहता रहा और पुलिसकर्मी घेर करके उसे लाठियां बरसाते रहे। पुलिस की बर्बरता से वह बुरी तरह जख्मी हो गया, वह भी बिना किसी दोस्त के पुलिस के चुंगल से छूट करके वह सीधे गांव के लिए रवाना हो गया। रजनीश घर पहुंचा तो उसका हाल देख करके घर वालों का भी कलेजा कांप उठा है। बहुत सारे जो छात्र हैं वो अब प्रयागराज छोड़ भी रहे हैं।
चूंकि भर्ती कोई आ नहीं रही है और सभी भर्तियां रुक चुकी हैं, पहले ही यूपी ट्रिपल एस पहले ही बंद हो चुका है और इधर से पुलिस का उत्पीड़न, इसलिए जो विद्यार्थी हैं वो घर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, रजनीश ने बताया कि शाम के 4 बजे थे, वह कमरे से दूध खरीदने के लिए पूर्वांचल चौराहे की तरफ निकला और वहीं पर भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। रजनीश कुछ समझ पाता इससे पहले 4 पुलिसकर्मियों ने उसको घेर लिया, बगैर पूछताछ किए ही उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। रजनीश ने बताया कि यह भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार उससे पुलिस इतनी बर्बरता से क्यों पीट रही है। पुलिस उसे पकड़ करके पीटते हुए एनी बेसेंट पुलिस चौकी तक ले गई और वहां भी उसकी पिटाई की गई। जब उसने यहां भी अपनी बात को दोहराया कि मैं दूध लेने आया था, तो पुलिस ने उसे लाठी पटक करके खदेड़ दिया। वह भागता हुआ कमरे पहुंचा, घर वालों ने उसे वापस गांव बुला लिया। रजनीश ने बताया कि उसे तो बाद में पता चला कि बवाल की वजह से पुलिस ने उसकी पिटाई की है। हैरानी की बात तो यह कि वह बवाल में शामिल था ही नहीं। यही नहीं, वह रेलवे की किसी भी परीक्षा में अब तक आवेदन ही नहीं किया। यह अलग बात है कि उसने केवल दरोगा भर्ती की परीक्षा दी है। तो ये देखिए रजनीश का, ये देखिए छात्रों की पिटाई, ये देखिए रजनीश भारती की पीठ देखिए, आप लोग गला देखिए, कितना बेरहमी से पुलिस ने मारा है। और इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इस तरीके के वीडियोज को भैया शेयर किया करें, मुझे पैसा नहीं मिलता है, ये सब वीडियो जो होते हैं वो मोनेटाइज नहीं किए जाते हैं। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने भी निंदा की है। भाजपा ने नौजवानों को लाठीचार्ज और बेरोजगारी दी है, अखिलेश यादव का बयान यहाँ पर छपा हुआ है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो विपक्षी नेता, उन्होंने भी विद्यार्थियों का समर्थन किया। वहीं पर जिसकी वजह से बवाल हुआ है और उसके बारे में जानकारी लिखा है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती के बारे में लिखा है। एनटीपीसी व ग्रुप डी परीक्षा प्रक्रिया पर रोक, बिहार सहित देश भर में 3 दिनों तक लगातार अभ्यर्थियों के विरोध के बाद आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड ने आक्रोशित अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। और इसके बारे में मैंने कल देर रात में एक वीडियो बनाया था कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने एक पोस्ट किया है, उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी जो वार्ता हुई है रेल मंत्री से भी है, अश्विनी वैष्णव जी से भी है। और रेल मंत्रालय ये मान रहा है कि अब 3.5 लाख और अधिक विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा एनटीपीसी में, और जो विद्यार्थियों की मांग है वो मान ली जाएगी। और ग्रुप डी की जो भर्ती होगी वो भी एक चरण की हो सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने सहमति व्यक्त की है। और तब तक के लिए, जब तक ये कमेटी रिपोर्ट नहीं दे देती है मार्च में, तब तक के लिए जो परीक्षाएं सब कुछ स्थगित कर दिया गया है। और जानकारी मिल रही है कि अब जो है इस पर पीएमओ को दखल हुआ है, प्रधानमंत्री की ओर से दखल किया गया है और बहुत जल्दी इसके बारे में एक विस्तृत नोटिस और पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। 28 तारीख को एक प्रदर्शन होना था भारत बंद, वो बिल्कुल नहीं होगा, चूंकि ये रेलवे की तरफ से आश्वासन दिया गया है, कमेटी बनाई गई है और पूरे देश के जितने भी टीचर हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग आह्वान कर रहे हैं कि आज कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा, इंतजार किया जाएगा और कोई भी हिंसा नहीं होगी। देखिए खान सर की तरफ से भी जानकारी दी गई कि 28 तारीख को कोई भी स्टूडेंट आंदोलन ना करे। और सुशील कुमार मोदी का यह ट्वीट भी है जिसमें लिखा है कि मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया कि एनटीपीसी के मामले में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के सिद्धांत पर निर्णय लिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने यदि अचानक से फैसला लेने से परहेज किया तो उस समय रहते छात्रों को अगर भ्रम दूर किए होते तो बिहार में ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो। और बहुत सारी जो जानकारियां वो लिखी हुई हैं कि 3 छात्रों को जेल भेजा गया है, इंस्पेक्टर समेत 6 सस्पेंड किए गए हैं, 1000 से अधिक छात्रों पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और संयोजक की गिरफ्तारी का विरोध हुआ है, राजेश सचानी गिरफ्तारी की बहुत सारी बातें यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से आज दी गई हैं। अगली सूचना है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। असल में जो आंदोलन चले पिछले 1 साल, तो योगी सरकार ने भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन अब ये रोजगार का जो मुद्दा है वो अब अपना रूप ले रहा है। सरकार अब इसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने तो नहीं किया कुछ घोषणा वगैरह सरकारी नौकरियों की, और कांग्रेस ने किया था कि 1.5 लाख जो है वो शिक्षकों की नौकरी करेंगी, वो भी प्राथमिक में, और 38,000 माध्यमिक में और 8,000 उच्च में। इस तरीके से यानी कि उन्होंने युवाओं के लिए एक अलग जो मैनिफेस्टो है उसमें एक अलग विधान बनाया है, बहुत सारी जानकारियां दी थी। इसी क्रम में अब एक गारंटी पत्र जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। ये देखिए लिखा हुआ, आम आदमी पार्टी ने किया पुरानी पेंशन बहाली और लोकपाल बिल लागू करने का वादा। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी का जो गारंटी पत्र है, देखिए वहां यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए बात हो रही है मुद्दों की कि आखिरकार किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, सरकार आम आदमी की आए या ना आए, लेकिन आपको ये चीजें देखनी चाहिए। लिखा 1 माह के भीतर विज्ञापन निकाल करके अतिशीघ्र 97,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करेगी। इसका आवेदन शुल्क ₹0 होगा।
जो भर्ती आएगी उसका आवेदन शुल्क ₹0 होगा। इसी तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें शिक्षक भर्ती के लिए, रोजगार गारंटी के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे नीचे आप लोग देख सकते हैं कि बीएड 2011 सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला है, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का अनुपालन करवाया जाएगा और विवादित जिन अधिकारियों ने विवादित किया था इस भर्ती को, चाहे कट ऑफ को लेकर के हो, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जो भी चीज़ें चलती रही हैं, लिखा है उन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इन अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए ताकि ये बार बार इस तरह की गलतियां ना हो। और नीचे इसी तरीके से उच्च प्राथमिक के बारे में भी लिखा है, प्रांतीय रक्षक दल के बारे में लिखा है, बीएड बीटीसी के बारे में भी लिखा है कि बीएड बीटीसी की जो फीस है वो हम आधी कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यूपीटीईटी के आंसर की जारी हो गई है और कॉमन नंबर तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों का 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से रुक रहा है उन विद्यार्थियों को कॉमन नंबर मिल सकता है। 3 तो बहुत मुश्किल है, अगर 3 विवादित भी होंगे तो ये देते नहीं, ये लोग जानबूझ करके नहीं देते हैं। चाहे अटकाएं या भटकाएं, मामला वो अलग है कि कोर्ट दे देगा, कोर्ट के आदेश से मिल जाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन 2-3 प्रश्न हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, नहीं दूर हुई आंखों की किरकिर। असल में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये जो 2017 का रिपीटेड पेपर था और इसमें 2017 में 14 प्रश्नों को लेकर के आपत्ति की गई थी, मामला हाई कोर्ट गया था। उसके बाद में 3 प्रश्न विवादित माने गए थे। लिखा यूपी टीईटी के अंतिम उत्तर कुंजी से आंखों की किरकिरी का मुहावरा जो एक था कि इसका अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया था हिंदी में। इसके 2 अर्थ हैं, एक तो होता है अप्रिय लगना और एक कष्टदायक होना। तो इसके दोनों विकल्प माने गए थे 2017 में। तो लिखा कि इस पर कोई सुधार नहीं हुआ है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से गुरुवार को जारी उत्तर कुंजी में प्रारंभिक स्तर के बुकलेट बी में हिंदी विषय में प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया था और इसमें अब 4 विकल्प थे और इसमें उसके बारे में लिखा कि इसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया है और केवल अप्रिय लगना बताया गया है। और इसी तरीके से बहुत सारे जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं आपको। एक प्रश्न आया था, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। माना गया क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, लेकिन इसका जो आंसर है समस्या समाधान भी हो सकता है और यही होना भी चाहिए। तो इसमें दोनों में नंबर मिल सकता है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इसको किसने दिया था, फाउंडेड बाय एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि अल्टरनेटिव्स फॉर एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पर लिखा है दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन स्कूल्स टू प्रमोट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो इसमें तो समस्या समाधान भी है और यहाँ पर सृजनात्मकता माना गया है। इसी प्रकार से पिछली बार जो विवाद हुआ था और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की गई है। तो क्रेशमर और कैनन, ये वाला एक क्वेश्चन आया था, इसमें भी कॉमन नंबर मिला। इसमें कैनन को माना गया। इसमें बताया जा रहा है कि जो इस पर केवल चर्चा की बात की गई है और चर्चा क्रेशमर ने भी की है। तो इसके भी 2 विकल्प है। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन है, इसके बारे में अलग से दोपहर तक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उबाऊ हो जाएगा। कुछ बातें कर लेती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल परिणाम जारी किया। प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति मेंस के लिए 1773 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। गुरुवार को घोषित किए गए परिणाम में भर्ती के कुल 124 पदों के सापेक्ष 1773 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे। कुछ और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग में बहुत सारी भर्तियों का अधियाचन आ चुका है, लेकिन उसको जो है परीक्षा कैलेंडर में नहीं शामिल किया गया है। लिखा, भर्तियों को शामिल न करने पर मायूसी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2022 के परीक्षा कैलेंडर में मार्च से सितंबर तक यानी 7 महीनों में 18 परीक्षाएं कराने का कार्यक्रम तय किया गया था। उसी के अनुरूप समस्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी, लेकिन कैलेंडर में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और अपर निजी सचिव जैसे पदों की भर्तियों को शामिल नहीं किया गया है। इन भर्तियों की मांग प्रतियोगी काफी समय से कर रहे हैं। आयोग पर प्रदर्शन करने के साथ अधिकारियों से प्रतियोगियों की कई बार वार्ता हुई है। इसके बावजूद दोनों पदों की भर्ती न निकालने से प्रतियोगियों में मायूसी है। लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया था और इसके तहत कुल 10,768 के पदों पर भर्ती निकाली गई। उक्त भर्ती में 3,241 पद खाली रह गए। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि वर्ष 2022 में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की नई भर्ती निकलेगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि 1000 से अधिक पदों का अधियाचन आया। APS का भी अधियाचन आ चुका है। PSCSJ के बारे में भी मुझे जानकारी मिली थी और इन भर्तियों को शामिल नहीं की गई है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।